हेलो एवरीवन, मैं उमेश कुमार एडवोकेट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 को पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड आईपीसी क्या होता है? तो हम किसी प्रकार के जब हम अपराध करते हैं और उस अपराध को करने में हमें किस किस प्रकार का दंड मिलेगा वो हमको बताता है हमारा भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860। हम बात करेंगे इसमें अध्याय नंबर 1 की, जिसमें दिया गया है संहिता का नाम और इस संहिता का क्या नाम है और इसका विस्तार कहाँ तक है और इसका परिवर्तन क्या है। जो धारा 1 से धारा 5 तक बताया गया है भारतीय दंड संहिता के अध्याय नंबर 1 में क्या कहा गया है कि संहिता का नाम क्या होगा, विस्तार कहाँ तक होगा और परिवर्तन कैसे होगा, जो हमको धारा 1 से 5 तक बताती है। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए हम धारा नंबर 1 को पढ़ते हैं कि धारा 1 क्या कहती है। धारा 1 के अनुसार इस संहिता को भारतीय दंड संहिता 1860 नाम दिया गया है। तो पहले जो हमारा क्लियर होता है कि संहिता का नाम क्या है, तो धारा 1 हमको क्या बताती है कि धारा 1 के अनुसार इस संहिता को भारतीय दंड संहिता 1860 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भारतीय दंड संहिता 1860 नाम दिया गया है। यह 1 जनवरी 1862 से लागू है। कब से लागू है? 1 जनवरी 1862 से इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता को भारत में लागू कर दिया गया। इसका नाम क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860। क्लियर यहाँ तक? फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा धारा नंबर 1, वो कहती है कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है। पहले ही संपूर्ण भारत में लागू नहीं थी, जम्मू कश्मीर को छोड़ दे। तो जम्मू कश्मीर में 28 फरवरी 2020 से कब से लागू है? जम्मू कश्मीर में 28 फरवरी 2020 से जम्मू कश्मीर में लागू हो गई है। इसका मतलब 28 फरवरी 2020 से संपूर्ण भारत में हमारी जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी है वो पूरे भारत में लागू है। लेकिन 28 फरवरी 2020 से पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन 28 फरवरी 2020 से जम्मू कश्मीर में भी लागू होती है। धारा 1 जो है वो संहिता के नाम व उसके परिवर्तन के विस्तार से संबंधित है। तो जो धारा 1 है हमने अभी पढ़ा था कि धारा 1 इस संहिता का नाम को बताती है और इसके परिवर्तन को बताती है। कब से लागू हुआ है? 1 जनवरी 1862 से। और कहाँ तक है? संपूर्ण भारत में। पहले नहीं हुआ होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 28 फरवरी 2020 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। इस प्रकार ये पूरे भारत में लागू हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 2 में। हमारी जो आईपीसी की है वो धारा 2 क्या कहती है। धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य के लोग अगर कोई भी व्यक्ति है वो इस संहिता के उपबंध जो इस संहिता में दिया गया है उसके प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत किसी प्रकार का कार्य करेगा या उन कार्यों में संलग्न रहेगा, लोप रहेगा के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा। तो हमें धारा 2 बताती है कि भारत के भीतर किए गए अपराध के बारे में, ठीक है, होगा इसी संहिता के अधीन दोषी होगा। अगर कोई व्यक्ति है इस संहिता के उपबंध के विपरीत कार्य करता है या उन कार्यों में लगा हुआ रहता है और भारत के अंदर करता है, तो वो धारा 2 के अनुसार दंडनीय होगा, अधीन दोषी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर वो दोषी है तो वो हमारे भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही दोषी होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। निम्नांकित कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको इस संहिता से छूट दे दी गई है। वो कौन कौन से? कि इस संहिता के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? पहला तो है राष्ट्रपति। तो हमारे देश के राष्ट्रपति को इंडियन पिनल कोड से मुक्त रखा गया है और हमारे प्रधानमंत्री को इस संहिता से मुक्त रखा गया है। ऐसे राज्यपाल को, विदेशी सम्राट अगर कोई दूसरे देश का राजा है या दूसरे देश का सम्राट है उसको इस संहिता से दूर रखा गया है, मतलब इसके अधीन दोषी नहीं होगा, इससे मुक्त रखा गया है। किस किस को? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को
और विदेशी सम्राट को। राजदूत जितने होते हैं उनको। विदेशी शत्रु हो गए, विदेशी सेना हो गए, युद्ध अपराधी आदि को इस संहिता से हमने क्या किया है, मुक्त रखा है। किन लोगों को? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, विदेशी सम्राट को, राजदूत को और विदेशी शत्रु को, विदेशी सेना को, युद्ध अपराधियों को आदि को इस संहिता से मुक्त रखा गया है। ठीक है, धारा नंबर 3 को डिस्कस करते हैं कि धारा नंबर जो हमारी आईपीसी की धारा 3 है वो क्या कहती है। भारत से परे मतलब भारत से बाहर, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो ये हमारी धारा क्या कहती है, 3। धारा 3 ये कहती है कि भारत से परे किए गए, धारा 2 बताती है भारत में किए गए अपराध, धारा 3 भारत से बाहर या भारत से परे किए गए किंतु विधि के अनुसार विचारणीय होगा अपराधों का दंड किस प्रकार मिलेगा। तो भारत से परे बाहर किए गए कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बर्ताव जाएगा मानो वह कार्य भारत में किया हो। क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी प्रकार का अपराध करता है तो इस संहिता के अनुसार उसे ऐसा माना जाएगा कि मानो कि उसने वो अपराध कहाँ किया है, भारत में ही किया है। ठीक है, तो धारा नंबर ये 3 हो गई कि बताती है कि भारत से बाहर किए गए अपराध, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है तो वो उसी प्रकार विचारणीय होगा जिस प्रकार से मानो कि उसने भारत में ही रहकर ये अपराध किया हो। धारा नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो धारा नंबर 4 क्या कहती है कि राज्य क्षेत्राधीन, तो राज्य क्षेत्राधीन अपराधों पर संहिता का विस्तार। हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, उसका कहाँ तक विस्तार है, कहाँ तक उसका क्षेत्र है, उसके अधीन किए गए अपराधों का विस्तार। ठीक है, इस संहिता के उपबंध क्या कौन कौन से हैं। भारत, पहला क्या है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अगर कोई ऐसा अपराध है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जो भारत से बाहर किया जाता है, अपराध किया गया लेकिन भारत से बाहर किया गया, किसके द्वारा किया गया, किसी स्थान, भारत से परे, भारत से बाहर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया जाए, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और वो भारत के बाहर करता है। दूसरा क्या उपबंध है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, अगर कोई व्यक्ति भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में रजिस्ट्रीकृत है, चाहे वो कोई पोत हो, चाहे वो कोई विमान हो, चाहे वो कहीं भी हो, अगर उस पर अपराध करता है तो क्या उपबंध लिया जाता है। भारत में अब स्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर कोई व्यक्ति अगर भारत में किसी प्रकार का कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना। ठीक है, तो धारा नंबर 4 के 3 उपबंध है। ये कहता है, पहला उपबंध क्या कहता है कि भारत से बाहर अगर आप किसी प्रकार का अपराध कर रहे हो और किसके द्वारा किया जा रहा है, भारत के नागरिक के द्वारा। ठीक है, दूसरा उपबंध क्या है कि भारत में किसी प्रकार का रजिस्ट्रीकृत पोत है या विमान है, चाहे वो कहीं भी स्थित हो, अगर उस पर अपराध कोई करता है। तीसरा उपबंध क्या कहता है कि भारत में अवस्थित कंप्यूटर, भारत में स्थित है कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना। तो 3 उपबंध धारा नंबर 4 में दिए गए हैं। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो धारा नंबर 4 सुनने वाली बात है कि अगर किसी प्रकार का अपराध वो भारत से बाहर करो आप, ठीक है, भारत से बाहर कर रहे हो, किसके द्वारा किया जाए, भारत के नागरिक के द्वारा। ठीक है, और भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई पोत है, कोई विमान है, चाहे वो कहीं भी हो,
उससे अपराध करते हो आप। तो क्या है, भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर या भारत से परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना, ठीक है। इस धारा में, कौन सी धारा में, धारा नंबर 4 में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया हर कार्य आता है। तो भारत से बाहर आप किसी प्रकार का कार्य करो, पहला क्या था, भारत के नागरिक के द्वारा होना चाहिए, दूसरा था भारत में रजिस्ट्रेटेड होना चाहिए, तीसरा क्या था कि भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को लक्ष्य बनाकर अगर आप किसी प्रकार का अपराध करते हो तो वो उसी प्रकार से आता है कि मानो आपने वो अपराध भारत में किया हो, तो भारत में किया गया होता है तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता है, ठीक है। अगर आप धारा नंबर 4 में क्या कहा है, 3 प्रकार से अपराध करते हो, कहाँ, भारत से बाहर करो लेकिन भारत के नागरिक के द्वारा हो, दूसरा क्या कहता है कि भारत में रजिस्ट्रेटेड हो, कोई भी पोत हो, कोई भी विमान हो, किसी प्रकार के संसाधन हो उसके द्वारा अगर आप करते हो, तीसरा क्या उपबंध है कि भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन के द्वारा अगर आप लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर या परे किसी प्रकार का व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है, तो इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया हर कार्य आता है, जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। जैसे अगर कोई भी हमारा पोत है या कोई भी विमान है, वो इस समय अमेरिका में है, ठीक है, और अमेरिका में रहकर उस विमान पे किसी प्रकार का अपराध होता है, तो इसका जो केस है, जो दंड मिलेगा वो अमेरिका के दंड संहिता के अनुसार नहीं मिलेगा, वो किसके मिलेगा, भारत की दंड संहिता के अनुसार मिलेगा, ठीक है। अब धारा 5 कुछ कहती है, ये भी इंपोर्टेंट है, धारा 4 भी इंपोर्टेंट थी हमारी, समझने वाली थी, और धारा 5 जो है वो भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो धारा 5 क्या है कि कुछ विधियों पर इस संहिता द्वारा प्रभाव न डाला जाना। तो धारा 5 ये कहती है कि कुछ विधियां ऐसी हैं, उन विधियों पर आप इस संहिता का प्रभाव नहीं। तो धारा 5 कहती है कि कुछ विधियों पर कोई ऐसे कानून हैं बने हुए जिन पर आईपीसी का प्रभाव नहीं होगा, जो विधियां हैं उनका प्रभाव चलेगा, आईपीसी का प्रभाव नहीं चलेगा। कौन सी, इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा में ऑफिसर, सैनिकों, नौसैनिकों, ऑफिसर आ जाते हैं भारत सरकार के, सैनिक आ जाते हैं, नौसैनिक आ जाते हैं या वायु सैनिक आ जाते हैं, द्वारा विद्रोह अगर कर दिया जाता है या अभित्यजन कर दिया जाता है, को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों पर विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। कौन, आईपीसी। ये धारा नंबर 4 बताती है। जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम विधि, तो मुस्लिम जितने समुदाय के लोग हैं उन पे मुस्लिम विधि पहले लागू होती है, बाद में आईपीसी लागू होती है, करेक्ट है यहाँ तक। तो जैसे सेना के होगा, तो सेना के जो अफसर होते हैं किसी प्रकार का अगर अपराध करते हैं तो सेना की जो संहिता है उनके अनुसार दंड मिलता है, ना कि आईपी के अनुसार, आईपीसी के। तो धारा 5 ये कहती है कि अगर किसी विशेष अधिकारियों के लिए अगर विधि बनाई गई है तो स्थानीय लोगों के लिए जो वहां की स्थानीय विधि है वो बनी हुई है, तो पहले उस विधि को आप लागू करेंगे लेकिन आईपीसी को लागू नहीं करेंगे। ये धारा 5 कहती है। हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को, अध्याय नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं, संहिता का नाम, विस्तार और परिवर्तन। धारा 1 हमको बताती है कि इस संहिता का नाम क्या होगा, भारतीय दंड संहिता 1860। 1 जनवरी 1862 से ये लागू हो गई है, परिवर्तनीय हो गई है। भारत में, संपूर्ण भारत में क्या है, लागू है। जम्मू कश्मीर पहले नहीं होती थी, लेकिन 28 फरवरी 2020 में ये जम्मू कश्मीर से भी लागू हो गई है, इसलिए पूरे भारत में क्या है, लागू है। धारा 1 संहिता के नाम व उसके परिवर्तन के विस्तार से संबंधित है, ठीक है। धारा 2 क्या कहेगी, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य करे या उस कार्य में लिप्त रहे या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दोषी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है भारत के अंदर तो वो आईपीसी के अनुसार दंडनीय होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। कोई और हमारी संहिता नहीं है
कि उसके अनुसार दंडित किया जाए। किसके अनुसार करोगे? आईपीसी के अनुसार, वरना नहीं करोगे। ठीक है। निम्नलिखित व्यक्ति ऐसे हैं जिसको इस संहिता से बाहर रखा गया है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, विदेशी सम्राट है। विदेशी सम्राटों को वहां के जो सम्राट है उनकी विधि के अनुसार दंड मिलेगा। तो विदेशी सम्राट, राजदूत हैं, विदेशी शत्रु हैं। तो विदेशी शत्रुओं को, विदेशी सेना को, युद्ध को, तो ये जो अपराधों को, इनको भी आईपीसी से अलग रखा गया है। ठीक है। धारा 3 क्या कहती है कि भारत से परे, भारत से बाहर किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड मिलेगा आपको। अगर आप बाहर भी करते हो अपराध, फिर भी आपको इस विधि के अनुसार दंड मिलेगा। भारत से परे किए गए कार्यों के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत में ही किया हो। ठीक है। धारा 4 क्या कहती है कि राज्य क्षेत्राधिकार, जो हमारा राज्य है, हमारा देश है, उसका जहां जहां तक अधिकार है, अगर अपराधों पर संहिता का विस्तार किया गया। इस संहिता के उपबंध 3 उपबंध दिए गए हैं। पहला है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा। ठीक है। दूसरा उपबंध क्या कहता है कि रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान, चाहे वो कहीं भी हो, अगर आप उस पर अपराध करते हो या भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके लक्ष्य बनाकर आप भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करते हो। यहाँ व्यक्ति है, याद रखिएगा, व्यक्ति है, नागरिक नहीं है, कहीं का ही व्यक्ति हो सकता है, वो अपराध किया जाता है। तो इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत में बाहर किसी किया गया कार्य, हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो उसको इस संहिता के अधीन दंड मिलता। चाहे आप इन 3 उपबंधों के अनुसार, नागरिक के द्वारा, भारत में रजिस्ट्रीकृत, या भारत के जो कंप्यूटर स्थित हैं उनके द्वारा अगर आप किसी प्रकार का अपराध करते हो भारत से बाहर कहीं भी, फिर भी आपको इस आईपीसी के अनुसार क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। 5 क्या कहती है, कुछ विधियों पर इस संहिता का प्रभाव न डाला जाएगा। ठीक है। कुछ विधियां ऐसी हैं जिस पर आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा में, भारत सरकार की सेवा में हो, ऑफिसर हो, सैनिक हो, नौसैनिक हो, वायु सैनिक हो, द्वारा विद्रोह और अभित्याजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियमों के उपबंधों। ठीक है। हो सकता है ऑफिसर हैं कुछ या सैनिक हैं, उनके लिए अलग से अधिनियम बनाए गए हैं, तो उनको दंड मिलेगा तो उन्हीं अधिनियम के अनुसार मिलेगा, ना कि आईपीसी के लिए। ठीक है। या विशेष स्थानीय, जैसे मुस्लिम लॉ ने बताया था, विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। वो जो विधियां बनाई गई हैं विशेष लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, ये सरकारी ऑफिसरों के लिए या नौसैनिकों के लिए, तो वो विधि पहले लागू होंगी, ना कि आपकी आईपीसी लागू होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया आईपीसी को धारा 1 से 5 तक। ठीक है। अध्याय नंबर 1। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय नंबर 2 और कुछ और धाराओं को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।